हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जितने भी थ्योरी बन सकते हैं उसको करने वाले हैं। तो थ्योरी का ये सबसे पहला वीडियो है, हो सकता है इसके बाद एक दो वीडियो और आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन से हर एक मॉडल पेपर में एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है और दो न्यूमेरिकल भी देखने को मिला है। तो पहले हम इसका थ्योरी करते हैं और थ्योरी जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो थ्योरी को आप 2x पर भी देख लीजिएगा और या फिर 1.5x पे देख लीजिएगा। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का थ्योरी हम लोग करते हैं अब। तो सबसे पहले देखते हैं एस्टिमेशन किसको बोलते हैं। एस्टिमेशन को आप एक एग्जांपल से ऐसे समझ लो, किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन है तो वो मतलब किसी को खिलाएगा, किसी को खाना, तो कितना आदमी को बुलाएगा, कितना चेयर लाएगा, कितना मटेरियल लाएगा खाने पीने वाला, तो वो सब पहले से ही वो एस्टिमेट करके रखेगा। इसी तरह बिल्डिंग में बहुत सारा चीज़, जैसे कितना वर्क लगेगा, कितना फाउंडेशन देना है, और भी बहुत सारे, जब कंस्ट्रक्शन होते रहेगा तो कितना उसको देख रेख के लिए गार्ड की ज़रूरत है। तो इसी तरह एस्टिमेट बनाता है पहले ही किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो एस्टिमेशन भी उसी प्रकार है, ये एक टेक्निक है और इस टेक्निक की मदद से हम लोग मटेरियल की क्वांटिटीज़ को निकालते हैं और उस क्वांटिटीज़ का कितना कॉस्ट होगा वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह आप ऐसे करके लिख दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आए तो, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द वेरियस क्वांटिटीज कॉस्ट एट सुटेबल रेट। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, एस्टिमेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। एस्टिमेशन इज कैरिड आउट टू फुलफिल फॉलोइंग डाटा। इससे हम लोग क्या क्या डाटा कैरी करेंगे वो आप एक एक पॉइंट करके देखिए। सबसे पहले है इट गिव्स आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। एस्टिमेशन से हम लोग टाइम की रिक्वायर्ड पता चल जाता है कि हाँ कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। दूसरा है इट गिव आइडिया ऑफ मटेरियल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मटेरियल कितना लगेगा ये भी हमको बता देता है। इसके बाद है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोजेक्ट। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें छोटा छोटा काम होगा, तो कौन काम कितना समय तक रहेगा उसी को बोलेंगे कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग करके भी हमको दे देगा कि हाँ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर इतना समय देना है, इतना कॉस्ट देना है, इसमें इतना मटेरियल लगेगा, ठीक है ना। अगला है मेरा इट हेल्प्स इन इन्वाइटिंग द टेंडर फॉर द प्रोजेक्ट। जब कॉस्ट को हमें पता चल जाएगा तो उससे हम टेंडर भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप एग्ज़ाम में लिख देना। देखिए अब हमको एस्टिमेशन करने के लिए ज़रूरत क्या पड़ेगा। तो एस्टिमेशन करने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। डाटा रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़, पहला है ड्राइंग, दूसरा है स्पेसिफिकेशन और तीसरा है रेट। ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन, रेट, ये तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है एस्टिमेशन के लिए। ड्राइंग में हमको प्लान भी होना चाहिए, सेक्शनल भी होना चाहिए और एलिवेशन भी हमको पता होना चाहिए कि ग्राउंड से कितना लेवल के ऊपर हमको ड्राइंग बनाना है, सी लेवल से। एलिवेशन के बारे में आप लोग सर्वेइंग में पढ़े होंगे। स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल स्पेसिफिकेशन और दूसरा होता है डिटेल स्पेसिफिकेशन। जनरल बोले तो जनरल में हमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे ही बना देते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन। जैसे चार को एक घर बनाना है तो मोटा मोटी 2-3-4 रूम है तो 20 लाख रुपया लगेगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर हम लोग जो करते हैं वो होता है जनरल स्पेसिफिकेशन। और डिटेल स्पेसिफिकेशन में हमें नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा जो था मेरा रेट क्या, जैसे जेसीबी का 1 घंटा का रेट कितना है, एक लेबर कितना लेता है, या फिर कोई एक मिस्त्री है तो वो कितना रुपया लेता है, तो ये हमें रेट भी पता होना चाहिए। तो मोटा मोटी आप एस्टिमेशन क्या है वो आप समझ गए होंगे। तो एस्टिमेशन एक टेक्निक था जिससे हम लोग मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। उसके बाद
एस्टिमेशन हमें टाइम बता देता था, कॉस्ट बता देता था, कंट्रोलिंग भी करके दे देता था और टेंडर को भी इन्वाइट करता था। डाटा रिक्वायर्ड में क्या क्या था, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट। अब चलिए टाइप ऑफ एस्टिमेशन देखते हैं। हर एक का मॉडल पेपर में आपको ये सब 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एस्टिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए तो टाइप ऑफ एस्टिमेट, तो 2 टाइप का स्पेसिफिकेशन होता है, एक बोलते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा बोलते हैं डिटेल एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का ही नाम है रफ एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट या प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किसको बोलेंगे, रफ, एब्स्ट्रैक्ट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ये सब एक ही प्रकार का एस्टिमेट है और एक ही प्रकार के एस्टिमेट का दूसरा नाम है। तो कोई भी नाम दे देगा, बोलेगा कि इस समय से अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कौन है, तो आप लोग पहला याद रख लो अप्रोक्सीमेट, रफ, एब्स्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी 4 टाइप का होता है, थोड़ा नाम भी पता रहेगा तो आप लोग लिख लोगे। जैसे पहला है प्लिंथ एरिया मेथड, दूसरा है क्यूबिकल एरिया मेथड, तीसरा है यूनिट रेट मेथड और चौथा है टीपीएल बे मेथड। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बस एक बार देखते जाओ। दूसरा है रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड। ये था मेरा टाइप ऑफ एस्टिमेट। कितने टाइप का था, 2 टाइप का था, अप्रोक्सीमेट और डिटेल। अप्रोक्सीमेट में कौन कौन आया, प्लिंथ, क्यूबिकल, यूनिट और टीपीएल। डिटेल में रिवाइज्ड, सप्लीमेंट्री, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री और एनुअल। अब एक करके देखते हैं और जब मेरा थ्योरी खत्म हो जाएगा तो न्यूमेरिकल कर लेंगे। देखिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, नाम से यह स्पष्ट है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब अप्रोक्स, अनुमान लगाएंगे हम लोग। फॉर कैलकुलेटिंग approximate estimate of a work, no detail knowledge is required। ठीक है, इसमें कोई डिटेल नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इसको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर कर लेते हैं। तो पहले अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या था ये भी पता चला गया। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का जो टाइप है वो देखते हैं, क्या क्या टाइप था। पहला था प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड और टीपीएल बे मेथड। एक करके देखते हैं। पहला है प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड किसको बोलेंगे, देखिए हमको तो कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। प्लिंथ एरिया मेथड कौन सा मेथड है, अप्रोक्सीमेट मेथड। इसका कॉस्ट निकालेंगे प्लिंथ एरिया गुना रेट ऑफ प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया कैसे निकालेंगे, प्लिंथ एरिया का कॉस्ट अगर प्लिंथ एरिया मेथड यूज़ करते हैं तो उससे हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो दिया रहेगा एरिया प्लिंथ एरिया गुना रेट ऑफ प्लिंथ एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लिंथ एरिया का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये जो दिख रहा होगा लाइन, ये वाला, ये वाला लाइन, ये है मेरा प्लॉट एरिया और ये जो बना हुआ है ब्लैक वाला, ये है मेरा, ये जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इसके अंदर, इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया। प्लॉट एरिया पूरा हो गया, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है उसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया। दूसरा जो मेथड था वो था मेरा क्यूबिकल कंटेंट मेथड। क्यूबिकल मतलब देखो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है क्यूबिक। इसमें क्या करेंगे, दिस मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट इन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट 4 टाइप का था, उसमें सबसे अच्छा मेथड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड। कैसे निकालेंगे, ये वॉल्यूम से रिलेटेड था तो वॉल्यूम इंटू क्यूबिकल रेट, यहाँ से निकल जाएगा मेरा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। ऐसे करके आप एग्जाम में लिख देना। तीसरा क्या था मेरा, तीसरा है यूनिट रेट मेथड। इसमें हर एक आइटम का रेट हमको पता होगा और उसका कॉस्ट पता होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट रेट मिल जाएगा हमें। इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसिडरिंग द यूनिट रेट ऑफ डिफरेंट आइटम। डिफरेंट आइटम कितना है और उसका कॉस्ट है, सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू
यूनिट रेट। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं टिपिकल बे मेथड। टिपिकल बे मेथड, बे मतलब होता है लेंथ, बे मतलब होगा लेंथ, या इसी को हम लोग स्पान बोल देते हैं, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना। इन दिस मेथड एस्टिमेट इज मेड बाय कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ बे, या फिर लेंथ, या फिर स्पान। ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का लंबाई बहुत रहता है, तो हम कर लेंगे 10 मीटर का इतना कॉस्ट है, 20 मीटर का इतना कॉस्ट है, एक पर्टिकुलर फिक्स कर लेंगे 10 मीटर का, 10 मीटर में इतना कॉस्ट आ रहा है, तो नंबर ऑफ बे निकाल लेंगे, 10 मीटर का 50 है और 10 मीटर में कितना कॉस्ट लग रहा है, जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा। नंबर ऑफ बे या नंबर ऑफ लेंथ, या इसी को स्पान बोलेंगे, इनटू बे रेट, मतलब 10 मीटर का रेट कितना है, 20 मीटर का रेट कितना है, वहाँ से टिपिकल बे मेथड से अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएंगे। आपको बस थ्योरी पूछेगा, बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना और वहाँ जाकर लिख देना। इसका यूज़ हम जनरली ब्रिज में करते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। अब ये जो था मेरा टाइप ऑफ एस्टिमेट में पहला अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल रेट, यूनिट रेट और टिपिकल बे मेथड, ये चारों देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे डिटेल एस्टिमेट किसको बोलते हैं, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। देखो डिटेल एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट नाम से स्पष्ट है, मतलब पूरा डिटेल एस्टिमेट करेंगे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे। तो ये 2 स्टेज में होता है। इट इज़ डन इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, मटेरियल को कैलकुलेट करेंगे कि कितना मटेरियल की रिक्वायर्ड है। इन द फर्स्ट स्टेज वर्किंग ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आइटम ऑफ प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट कौन सा आइटम कितना लगेगा ये कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट स्टेज में, और दूसरा स्टेज में क्या करेंगे, उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। इन सेकेंड स्टेज कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कड आउट। ठीक है, अब उसका टाइप देखते हैं। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला टाइप है मेरा रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड। रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड, इसको कैसे करेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट मेथड। देखो, इट इज डन व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड बाय कितना, 5% ऑफ ओरिजिनल सेक्शन कॉस्ट। मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रहा है और वो सेक्शन हो गया कि हाँ वो 10 करोड़ 20 करोड़ जितना का है उतना हो गया, और जब हम उसको बनाने गए तो वो 5% बढ़ गया ओरिजिनल सेक्शन कॉस्ट से, तब हम उस टाइम क्या करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट मेथड यूज कर लेंगे। या फिर व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क एक्सीड 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एक तो हो गया ओरिजिनल सेक्शन और हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। ओरिजिनल सेक्शन से 5% एक्सीड कर जाएगा, तब अभी हम रिवाइज एस्टिमेट मेथड यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन से 10% यूज बढ़ गया, तब हम लोग भी रिवाइज एस्टिमेट मेथड करेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है 5% से एक्सीड कर गया तब हम ओरिजिनल सेक्शन रिवाइज एस्टिमेट मेथड करेंगे, 10% से एक्सीड हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन और उसमें भी रिवाइज एस्टिमेट मेथड यूज करेंगे। अब चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं हम लोग। अगला टाइप है मेरा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। सप्लीमेंट्री बोले तो जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है तो आपको 2-3 गार्ड की एक्स्ट्रा ज़रूरी पड़ गई, तो जैसे गार्ड की एक्स्ट्रा ज़रूरी पड़ गई तो हो गया सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। बिल्डिंग को देखने के लिए आप एक कैमरा लगा दिए, उसमें बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है, कोई लेके भाग ना जाए, तो बिल्डिंग में उसमें हम कैमरा लगा दिए, तो ये सब जो कॉस्ट आएगा ऊपर वाला कॉस्ट, वो उसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और उसको बाद में क्या करेंगे, जो ओरिजिनल एस्टिमेट है उसमें ऐड कर देंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को। देखिए, दिस इज अ फ्रेश एस्टिमेट इन एडिशन टू ओरिजिनल सेक्शन एस्टिमेट। जो पहले से सेक्शन एस्टिमेट था उसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ये सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको बोलते हैं। प्रिपेयर व्हेन एडिशनल वर्क इज आल्सो टू बी कैरिड इन द प्रोजेक्ट। कोई दूसरा काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पर, जैसे दूसरा काम बोले तो बिल्डिंग से ही रिलेटेड होगा, अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है
तो जैसे गार्ड हो गया तो वो रखवाली करने आएगा ना, 2-3 गार्ड आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिए तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट हो गया, वो उसका जो पेमेंट होगा वो होगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अचानक से काम को तेज़ी करवाना है तो 3-4 लेवल बढ़ा दिए तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। किसी का हेल्थ इश्यू हो गया अचानक से, उसका जो कॉस्ट लगेगा वो सब आ जाएगा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अंतर्गत। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शोज द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल सेक्शन एस्टीमेट। देखना, ओरिजिनल सेक्शन एस्टीमेट जो पहले से बना हुआ है उसको बोलेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत आएगा। और सप्लीमेंट्री अमाउंट किसके अंतर्गत आएगा, जो अप्रूवल होने के लिए अभी रिक्वायर्ड है, बचा हुआ है। तो ये सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलेंगे रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की ओर। रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, अब हम लोग चलते हैं रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की ओर। रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कब करेंगे, जब मेरा प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा डेविएशन आ गया है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट है 2 लाख का, और जब हम बनाए वो हो गया 2.5 लाख 3 लाख का, उस टाइम हम रिवाइज्ड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को बनाएंगे। देखिए लिखें, इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज डेविएशन इन मटेरियल। डेविएशन बोलेगा तो वो बढ़ गया। डिजाइन एंड चेंज इन द कंस्ट्रक्शन आइटम ऑफ वर्क्स व्हिच रिक्वायर्ड बोथ रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, मटेरियल में या वर्क में या डिजाइन में, किसी तरह उसको डेविएशन से बचाएंगे। रिवाइज सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आप समझ गए। अब चलते हैं हम लोग एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट किसको बोलेंगे, देखिए रिपेयर, एनुअल मतलब 1 साल में जो हम रिपेयर करेंगे, फिर मेंटेनेंस करेंगे, उसका जो खर्चा आएगा वो आता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट के अंतर्गत। तो दिस एस्टीमेट इज यूज्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर लाइक पेंटिंग हो गया, वाइट वॉशिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया, या फिर कोई गड्ढा हो गया तो फिलिंग हो गया, लीकेज हो गया, पेट होल हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब जो कॉस्ट लगेगा तो ये सब आएगा किसके अंतर्गत, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट के अंतर्गत। तो हम लोग मोटा मोटी सबसे पहले एस्टिमेशन देखें और उसका फिर टाइप देखें। टाइप में हम लोग देखें, टाइप में हम लोग देखें पहला अप्रोक्सीमेट, दूसरा देखें डिटेल, फिर अप्रोक्सीमेट में देखें प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट मेथड, यूनिट रेट मेथड, टीपीएल पे मेथड। प्लिंथ एरिया गुना प्लिंथ रेट, क्यूबिक वॉल्यूम इंटू क्यूबिक रेट, यूनिट रेट इन गुना नंबर ऑफ आइटम, टीपीएल बे मेथड में लेंथ ऑफ स्पेन गुना कॉस्ट उसका, इस तरह से ये निकालिए। और डिटेल भी रिवाइज हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री हो गया, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड हो गया। तो ये सब जितने भी थे ये सब हम देख लिए। अब इस समय जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें हम टिक लगा देते हैं। ये हो गया रिवाइज एस्टिमेट, और ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है इधर से डिटेल एस्टिमेट के अंतर्गत। अब चलिए हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। बोल रहा है प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, हमको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फ्लोइंग डाटा। क्या दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया दिया हुआ है, कितना 5000 स्क्वायर मीटर। आप क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, पहले लिखिएगा गिवन डाटा, उसके बाद लिखिएगा प्लिंथ एरिया इतना। प्लिंथ एरिया का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5000, तो यहाँ से टोटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे 1 मीटर स्क्वायर का कितना था 5000 रुपया, टोटल कितना स्क्वायर मीटर है 5000 स्क्वायर मीटर, तो 5000 गुना 5000 कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकल जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट निकल जाएगा बिल्डिंग का। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, आप लोग बस देखते जाइए, बारीकी से समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितना है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अगला बोला है थर्ड में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कितना दिया है 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स ये कितना दिया है
1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी कितना दिया है? 3% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कंटीजेंसी बोले तो अचानक से अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई ऐसी दुर्घटना आ गया, उसको बोलेंगे कंटीजेंसी। और ये लास्ट में दिया है सुपरविजन चार्ज 8% ऑफ, यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, और इस समय कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाना है, ठीक है। प्लेन एरिया भी दिया है और प्लेन एरिया का रेट भी दिया है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर में 5000 लग रहा है और टोटल एरिया है 5000 स्क्वायर किलोमीटर। जब ये दोनों को कैलकुलेट गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लेन एरिया गुना प्लेन रेट, प्लेन एरिया गुना प्लेन रेट। प्लेन एरिया था 5000, प्लेन रेट था 5000। ये दोनों कैलकुलेट कर दिए, गुना कर दिए तो आएगा 25 × 10⁶ रुपया, ठीक है। पहला तो निकल गया। दूसरा में क्या बोल रहा हूँ? ये तो खत्म हो गया। इसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितना है? 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। कितना है? 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। देखो, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 8% था, 8%, तो इसको लिख सकते हैं 8/100, ठीक है। तो 8/100 और कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना निकला है मेरा? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 25 × 10⁶। तो 25 × 10⁶, तो मेरा ये आ गया 2 × 10⁶ रुपया, ठीक है। अब दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा है मेरा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कितना है? 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। कितना है? 8%, तो 8/100। और बिल्डिंग का कॉस्ट कितना था? देखो, 25 × 100, 25 × 100, सॉरी 25 × 10⁶, 25 × 10⁶ के तो इतना आ गया। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी निकल गया। पहले क्या किए? कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाले। कैसे? प्लेन एरिया गुना प्लेन रेट। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई 8% दिया था कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का, तो यहाँ से ये निकल गया 8/100 गुना 25 × 10⁶। फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन निकाल दिए, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर। कितना दिया हुआ है? 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो ये भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर 1% है, तो 1/100 गुना बिल्डिंग का कॉस्ट कितना निकाले थे? देखो, 25 × 10⁶। तो 25 × 10⁶, तो ये आ गया इतना रुपया। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी दिया हुआ था। देखिए, कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी कितना दिया हुआ था? 3% ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो 3/100 गुना 25 × 10⁶ बिल्डिंग का कॉस्ट था। कहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ था, निकाले थे हम लोग प्लेन एरिया गुना प्लेन रेट करके। तो ये मेरा आ गया इतना रुपया। अब टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे? सबके कॉस्ट को ऐड कर देंगे। किसका किसका? जैसे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स, कॉस्ट ऑफ कंटीजेंसी, सबको ऐड कर दिए तो मेरा इतना आया। देखिए, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना निकला था? 25 × 10⁶, तो 25 × 10⁶। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कितना निकला था? 2 × 10⁶, तो 2 × 10⁶। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितना निकला था? 2 × 10⁶, तो ये भी 2 × 10⁶। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल कितना निकला है? 2.5 × 10⁵, 2.5 × 10⁵। और कंटीजेंसी ये निकला है, ऐड कर दिए तो इतना आएगा। और लास्ट में था मेरा सुपरविजन कॉस्ट चार्ज। कितना? 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकाल दिए और सुपरविजन चार्ज 8% था, तो 8/100 गुना 3 × 10⁻⁷, तो इतना रुपया आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर टोटल कॉस्ट निकाल दिए बिल्डिंग का। टोटल कॉस्ट में ये जो कॉस्ट निकला था वो और सुपरविजन का जो कॉस्ट निकला था वो, दोनों को ऐड कर दिए तो मेरा ये रुपया निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए, ब्लू पेन, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा।
प्लिंथ एरिया के अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना सबसे पहले हम लोग को। प्लिंथ एरिया कितना दिया 180। प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया हुआ है 3500। स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग दिया है। इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% ऑफ द बिल्डिंग दिया है। कंटिजेंसी 3% दिया है बिल्डिंग का। सुपरविजन 3% टोटल कॉस्ट का दिया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, टोटल कॉस्ट का दिया है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे प्लिंथ एरिया और प्लिंथ रेट्स को मल्टीप्लाई करके। अब हम थोड़ा तेजी में खींच रहे हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत स्लो बताए थे हम। जैसे प्लिंथ एरिया कितना है 180, प्लिंथ एरिया रेट कितना 3500, तो मल्टीप्लाई कर दिए 180 गुना 3500 तो ये आ गया इतना रुपया। कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1% दिया हुआ है। देखिए आप लोग कितना दिया आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1%, तो 1% कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ले लिए। 1% 1/100 गुना कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जो आया है उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा ये आ गया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन दिया हुआ था 8%। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग पीछे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 8/100 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आया था कितना 63 गुना 10/4, तो ये किए तो ये आ गया मेरा। कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन 5% दिया हुआ था, तो 5 गुना 100 गुना 63 गुना 10/4 कर दिए तो ये आ गया मेरा। ठीक है। और दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसी 3% दिया था टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का, तो 3% 3/100 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पीछे निकाले थे तो ये आ गया यहाँ से। टोटल कॉस्ट निकाल लिए जितना था सबको ऐड करके तो ये आ गया मेरा। और सुपरविजन का कॉस्ट 3% दिया हुआ था टोटल कॉस्ट का, तो 3/100 टोटल कॉस्ट निकला है तो इतना आ गया। और लास्ट में निकाल लीजिएगा टोटल कॉस्ट कितना आएगा बिल्डिंग का, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ये जो निकला है वो और ये जो निकला है वो ऐड कर दीजिएगा 22113, तो जितना आएगा वो मेरा हो जाएगा कॉस्ट। देखिए ये कितना है 7371100 प्लस 22113 कितना है 759,213 रुपीज़। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था मेरा एस्टिमेशन का पहला वीडियो थ्योरी का। यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त और दूसरा वीडियो भी देखते हैं, बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा मैं।